Zombie apocalypse. हाय हेलो और सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वप्नेश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्यू स्टडी पॉइंट पर। बहुत ही लंबे अरसे के बाद हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आप सबके प्यार को देखकर और आपके कमेंट को देखकर मैं काफ़ी प्रोत्साहित भी हुआ हूं कि आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। जो जिम्मेदारी मैंने बहुत सालों पहले शुरू की थी उसे लगता है कि ख़त्म करने का वक्त आ गया है। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए सबसे पहले आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और जल्दी शुरू करते हैं। आज हम सेकंड सेमेस्टर का अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड पेट्रियार्की। और जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने आपको कई बार बताया कि हमें उसकी हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए। हर एक शब्द का मतलब हमारे जहन में होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल, इन्फ्लुएंस। किसी भी इंसान को, किसी भी चीज को जब आप के अंदर वो एबिलिटी होती है कि आप किसी को कंट्रोल कर सकें तो उसे हम पावर कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद पावर स्ट्रक्चर, इस टर्म को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब हमें पता ही है। पावर स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ये फोकस करता है कि किस तरीके से पावर और अथॉरिटी किसी ग्रुप, किसी इंस्टीट्यूशन के बीच में किस तरीके से डिवाइड होती है और किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। ये पूरा मतलब होता है पावर स्ट्रक्चर का। इंडिया का मतलब हम जानते हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं, इंडिया एक कंट्री है। पावर स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो कास्ट और क्लास और पेट्रियार्की के बीच में किस तरीके का पावर स्ट्रक्चर है और किस तरीके से आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी में, पीपल में, मेन एंड वुमेन के बीच में, ये हम इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का कंटेंट हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे वो जानना जरूरी है। तो हमारी वीडियो जो होगी वो 3 पार्ट में होगी। सबसे पहले हम कास्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम क्लास को कवर करेंगे, उसके बाद हम पेट्रियार्की को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कास्ट से। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी से कंप्लीटली डिफरेंट है, ये हम सबको पता है। और इंडियन सोसाइटी के कुछ अलग फीचर्स हैं, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेस्टर्न सोसाइटी के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ अलग फीचर्स हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इंडियन सोसाइटी के क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी में देखने को नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है वो सिर्फ इंडियन सोसाइटी में है, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं कि रिलीजन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुपरस्टिशन कह सकते हैं, रिलीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो कि आप वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, जिसका नाम है कास्ट, जो सिर्फ आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलेगा, ऐसा लोग समझते हैं और ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं। बट कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इसको मना करते हैं और खारिज करते हैं और कहते हैं कि कास्ट सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं पाया जाता, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे कास्ट का देखा जाता है। कास्ट को अलग अलग रूपों में, अलग अलग टाइप्स में देखा जाता है। और स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि इंडियन से सोसाइटी में ये जो कास्ट का कंसेप्ट है ये काफी डीपली रूटेड है, इसलिए स्पेशल फीचर दिया जाता है। मतलब आपको इसमें रीजनल वैरायटीज मिल जाएंगी, एक पैन इंडिया प्रोग्राम की तरह ये वर्क करता है, इसलिए इसको इंडियन सोसाइटी का एक स्पेशल फीचर माना जाता है। और मुझे लगता है शायद इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारे सिलेबस में भी इस टॉपिक को दिया गया है, बिकॉज ये एक एवरीडे लाइफ, हम लोग देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में ये एक ऐसा टर्म है जो बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मे बी हमारे नाम से भी जुड़ा हुआ है, तो हमें पता भी है, लोग इसके बारे में जानते हैं और जिक्र भी करते हैं। और हम देखते हैं शादी में, और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इससे होता है, वो सब हम आगे भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, शायद हम लोग इसे इसलिए पढ़ भी रहे हैं इस सब्जेक्ट में, मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। अब अगर हम बात करें कि कास्ट टर्म कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो कहा जाता है कि पोर्टुगीज वर्ड कास्टा से इसका ओरिजिन हुआ है। और कास्टा वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है कैस्टस, और कैस्टस का मतलब होता है इंग्लिश में प्योर। तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे कि इसका प्योरिटी से कहीं इसका रिलेशन देखा जा सकता है। अब बात करें तो कास्ट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक स्कॉलर ने, मतलब एक कंसेंसस नहीं बैठ पाया है कि प्रॉपर डेफिनेशन कास्ट की दे पाए। बट फिर भी एक ओवरऑल जो हम देख सकते हैं कि कास्ट की डेफिनेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इट इज अ सिस्टम ऑफ अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विच इज कंसीडर्ड एज यूनिकली प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। मैंने आपको बता दिया है, यूनिकली भले हम कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं आपको बताया मैंने। और ये इंडियन सोसाइटी में नहीं और सोसाइटीज में भी पाया जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आगे बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब समाज में एक डिवीजन तरीके से ये वर्क करता है, ये इसकी एक डेफिनेशन है। हालांकि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, लेकिन कास्ट की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिसपे स्कॉलर्स ने अपना कंसेंसस दिया है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर कास्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा।
तो अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ कास्ट। फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं कास्ट के मेन फीचर्स। हम यहाँ पर वही फीचर डिस्कस करेंगे जो स्कॉलर्स के द्वारा वाइडली एक्सेप्टेड है। अगर आपको अपनी स्टडी के दौरान कोई भी नए फीचर्स मिलते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि वो कास्ट एंड इंडिया सिस्टम के जो भी है वो इससे मिलना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक डिस्क्लेमर मैंने मिस कर दिया जो मुझे अब दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है काफ़ी सेंसिटिव है, कास्ट का टॉपिक। हो सकता है कि हम लोग उस कास्ट को बिलोंग करते ही हैं जो सोसाइटी में एक डिवीजन का काम करती है, हम उसमें किसी एक कास्ट को बिलोंग कर सकते हैं। दिए गए इस वीडियो में अगर आपको कोई भी एग्जांपल आपको हर्ट करते हैं, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, आपको बुरा लगता है, तो प्लीज़ उसे दिल पर मत लें। हम लोग न्यूट्रल स्टूडेंट की तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ उसे दिल पर मत लीजिएगा। तो पहला फीचर क्या है कास्ट का, वो है स्क्राइब स्टेटस। इसका मतलब क्या होता है कि जन्म से ही आपका जो सोशल पोजीशन है वो डिसाइड कर दी जाती है। मतलब अगर आप किसी ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं तो आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो हाई माना जाता है, ऐसा सोसाइटी मानती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो हायरार्की है। हायरार्की का मतलब होता है पोजीशन। सोसाइटी में आपकी क्या पोजीशन होगी, मतलब आप किस ऑर्डर में हैं, किस पोजीशन पे हैं, क्या ओहदा है आपका समाज में, आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, वो आपके एक कास्ट से डिसाइड करेगी। मतलब आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं और आपकी कास्ट का जिस तरीके की हायरार्की जो ऑर्डर है वो डिसाइड करेगा कि आपकी क्या पोजीशन है। और ध्यान रखिए कि कोई भी कास्ट, दो कास्ट कभी इक्वल नहीं हो सकती हैं। मतलब ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र, ये तीनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, या दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकती हैं। ये हम लोग बात करेंगे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र क्या है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। अभी हम इसके फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आने वाली वीडियो में जो कंसेप्ट है वो हमें समझ में आ सके। तो और ये भी समझ लीजिए यहाँ पर कि हायरार्की किस बेसिस पे डिसाइड हो रही है, मतलब कि क्या पैरामीटर्स हैं कि भाई हायरार्की किस तरीके से सोसाइटी डिफाइन कर रही है। तो माना जाता है कि रिचुअल्स और जो प्योरिटी है, रिचुअल्स, प्योरिटी, पॉल्यूशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। माना जाता है कि जो टॉप 3 कास्ट जो कास्ट हैं वो काफ़ी प्योर होती हैं और नीचे की जो कास्ट हैं वो इम्प्योर मानी जाती हैं। अभी इसको आप इतना डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, आने वाली वीडियो में हम थोड़ी देर में से समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड फीचर आपके सामने है प्रोविजन ऑफ मोबिलिटी। यहाँ पे प्रोविजन ऑफ मोबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप किसी एक कास्ट में जन्म लेते हैं, मरते दम तक आप उस कास्ट से पीछा नहीं छुड़ा सकते। मतलब जिस कास्ट में आपका जन्म हुआ है उसी कास्ट में आप रहेंगे। अगर आप सोचो कि आप ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुए तो आप सोचो कि मैं क्षत्रिय बन जाऊं, अगर आप क्षत्रिय में पैदा हुए तो आप सोचो ब्राह्मण बन जाओ, तो ये इम्पॉसिबल है। मतलब आपकी जन्म से ही एक कास्ट डिसाइड हो गई है, मरते दम तक आप उसी में रहेंगे। मतलब इसमें ज्यादा आपको ट्रांसफर करने का, मतलब एक कास्ट से दूसरे कास्ट जाने का मौका नहीं मिलता है। और आपका चौथा आपका है ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिकेशन, रिजिडिटी। मतलब यहाँ पर कि हर एक कास्ट के साथ आप देख सकते हैं कि उसका एक प्री डिसाइडेड एक ऑक्यूपेशन होता है। फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण है उनको ये माना जाता है कि हाँ भाई वो टीचिंग का, पंडिताई का, ये सब चीज़ों का काम करेंगे। और आप यहाँ पर अपने एग्जाम के टाइम आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे धोबी, लोहार, कुम्हार। मतलब आप समझे कि इनकी कास्ट को, इनके ऑक्यूपेशन से इनका नाम दे दिया गया। मतलब धोबी की कास्ट को क्या कहा जाता है, जो कपड़े धोते हैं, और लोहार की कास्ट जो लोहा वगैरह का काम करते हैं। अगेन एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिए हैं कि किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक आपसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट की तरीके से हम इसे बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एग्जांपल यहाँ पर सूट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिजिडिटी भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सॉरी मिस कर दिया। रिजिडिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप जिस कास्ट के ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं, आपको अपने पिताजी से वही शिक्षा मिलेगी उस प्रोफेशन के बारे में, और आपको उसे कंटिन्यू करना होगा। मतलब आप स्विच नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक लोहार के प्रोफेशन में अगर आप सोचें कि हाँ मैं आप धोबी बनना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। दूसरा, एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब क्या होता है, ये काफी शायद आप सबके लिए नई टर्म हो, मे बी किसी ने सुना भी हो। बट एंडोगेमी का मतलब क्या होता है कि आपको सेम कास्ट में मैरिज करनी होगी। सेम कास्ट मैरिज, सिंपल इसे ऐसे याद रखें, सेम कास्ट मैरिज मतलब आपको सेम कास्ट में ही मैरिज करनी होगी। और देखेंगे कि आपका इसके और भी अलग चीज में डिवीजन होता है कि अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो आपको गोत्र भी देखना पड़ता है। तो अगर किसी को कमेंट में पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि गोत्र का मतलब क्या होता है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि गोत्र जो है वो अलग होना चाहिए, मतलब डिफरेंट गोत्र होना चाहिए, और कास्ट जो है वो सेम होनी चाहिए, ऐसा कास्ट सिस्टम हमारा मानता है, ठीक है। मतलब आपको सेम कास्ट मैरिज करनी होती है, ये आपको कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है इंडिया में। और यहाँ पे 2-3 टर्म और हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा ट्रेडिशन में एंडोगेमी के साथ साथ। एक होता है अनुलोम
और एक होता है प्रतिलोमा, अनुलोमा और प्रतिलोमा। अनुलोमा का मतलब होता है कि मैन जो है वो हाई कास्ट का लो कास्ट की वुमेन के साथ शादी कर सकता है। और प्रतिलोमा का मतलब क्या होता है, मैन जो है वो लो कास्ट का विमेन जो हाई कास्ट की है उसके साथ शादी नहीं कर सकता है। ये कास्ट सिस्टम हमें बताता है। अगेन ये सब एग्जांपल अगर आप अपने एग्जाम के टाइम पे कोट करते हैं तो अच्छे मार्क्स वहां पर मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। मतलब रिस्ट्रिक्शंस है फीडिंग पे, मतलब आप कह सकते हैं रोटी व्यवहार, आपने सुना भी होगा, और बेटी व्यवहार, ये दो व्यवहार माने जाते हैं। जिसमें रोटी व्यवहार में क्या होता है कि आप लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट डिवीजन होता है, मतलब एक स्ट्रिक्ट तरीके से प्रिस्क्रिप्शन होता है। आप समझ सकते हैं कि आपको बताया जाता है कि इंटर डाइनिंग नहीं हो सकती, मतलब आप कह सकते हैं कि एक साथ आप लोग खाना नहीं खा सकते हैं। मतलब अगर डिफरेंट कास्ट है तो एक साथ खाना नहीं खा सकती है। प्रॉपर एक आप देख सकते हैं कि वहां पर निर्धारित होती है हर चीजें कि किस तरीके से आपको खाना पानी एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। बहुत ही सख्त नियम होते हैं जो प्रॉपर इसे फॉलो करते हैं। फिर आपका आता है बेटी व्यवहार, जो मैंने आपको बता दिया है। बेटी व्यवहार में क्या होता है कि ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं इंडोगेमी, मतलब आपको कास्ट में ही शादी करनी है, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं होती है इसमें। फिर रिलीजियस प्रिविलेजेस एंड डिसेबिलिटीज, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कास्ट में पैदा हुए हैं तो उसके जो भी आपको बेनिफिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको मिलेंगे। इसी में आता है रिलीजियस प्रिविलेजेस, मतलब अगर आप किसी हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे रिलीजियस प्रिविलेज मिलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे अभी भी आप इंडिया में देख सकते हैं कि जो लो कास्ट है वो अपनी बारात का प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो हाई कास्ट है वो अपनी बारात का प्रोसेशन बड़ी धूमधाम से निकालते हैं। तो इस तरीके के प्रिविलेजेस कुछ हैं और डिसएडवांटेजेस हैं लोअर कास्ट के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मूछ नहीं रख सकते हैं, मतलब हाँ हाई कास्ट के जो लोग होते हैं उनको मूछ रखने का अलाउड होता है, बट जो लोअर कास्ट होते हैं उनको मूछें नहीं रखने दी जाती हैं। आज भी ऐसा कई छोटे छोटे गांव में हम इंसिडेंट देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो अगर आप जाहिर जाएं तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये थे मेन फीचर्स कास्ट के। और मैं अब आपको कास्ट की कुछ एक प्रॉपर डेफिनेशन दे देता हूं जो प्रॉपर स्कॉलर्स ने दिए हैं, ताकि आप एग्जाम में उसे कोट करें तो अच्छे मार्क्स आ सकें। यहाँ पर मैंने कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशन लिखी है जो कि आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है सुरजीत सिन्हा ने क्या कहा है कास्ट को लेकर, कास्ट इज अ हायरार्की ऑफ अ एंडोगेमस ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड इन अ कैरेक्टरिस्टिक हेरिडेटरी डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप इसे हूबहू ही अपने एग्जाम में याद करके लिख सकते हैं। जहां तक मैंने सब कुछ आपको बताए रखा है, हायरार्की ऑफ एंडोगेमस ग्रुप का मतलब क्या है, जो एक मतलब सेम कास्ट में शादी करते हैं उन्हें एंडोगेमस ग्रुप कहते हैं। हायरार्की मैंने बता रखा है, पोजीशन। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब आप समझ सकते हैं कास्ट में एक तरीके से इसे कहा जाता है, कास्ट का एक बेनिफिट ये गिना जाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब आपने डिवाइड कर रखा है लेबर को। हाँ भाई ये धोबी है, ये लोहार है, ये सुनार का काम करेगा, ये इस तरीके का काम करेगा, ये कुम्हार का काम करेगा, ये पढ़ाने का काम करेगा, ये वॉरियर है, ये राजा है। इस तरीके से मतलब डिवीजन ऑफ लेबर को इजीली कर देता है, तो इसका एक बेनिफिट माना जाता है। ऐसे ही दूसरे आप देख सकते हैं वेस्टर्न स्कॉलर सीएच कूले, वो क्या कहते हैं, व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी वी मे कॉल इट अ कास्ट। मतलब यहाँ पर उन्होंने हमें इस डेफिनेशन को कोट करने के लिए क्लास को समझना पड़ेगा, जो हम अपनी आने वाली वीडियो में समझेंगे। बट आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि मैंने वही सारी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, वही स्कॉलर्स को कोट किया है जिनकी थोड़ी सी समवॉट छोटी डेफिनेशन है जो आप याद करके एग्जाम में लिख पाए। और मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है, मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि किस तरीके से पेपर को डिस्कस करना चाहिए, पेपर को करना चाहिए। मैंने वो वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। मैंने बताया कि पेपर में आपको किस तरीके से प्लस मार्क्स अपने आप बढ़ा सकते हो। तो ये एक तरीका है कि जहां पर आप स्कॉलर्स को कोट करते हो वहां पे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने ये सीख लिया है कि कास्ट क्या होती है, कास्ट के मेन मेन फीचर्स हमने देख लिए हैं और एक दो स्कॉलर्स की हमने डेफिनेशन देख ली है। अब सवाल ये है कि ये कास्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो देखिए यहाँ पर भी लेकर हमारे पास कोई कंसेंसस नहीं है कि हाँ भाई स्कॉलर्स ने कहा हो कि हाँ यही पर्टिकुलर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ यहीं से कास्ट का ओरिजिन हुआ है। बट हाँ यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं कि कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो मैं आपको बस उसका छोटा सा ग्लिम्पस दे देता हूँ कि हाँ भाई आप देख लो कि इसके बारे में क्या है। मे बी आपके एग्जाम में ये ना आए, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं ही आएगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए। इनकेस अगर आप एग्जाम में इस तरीके का फ्लो चार्ट डायग्राम बनाकर आप दिखा देते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगेन ये आपके मार्क्स को एनहांस करेगा। एक एक करके हम थ्योरीज ऑफ रीजन को देख लेते हैं।
और मेरे हिसाब से आप पॉलिटिकल साइंस एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ क्या क्या थ्योरीज हैं ओरिजिन को लेकर। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट मैंने यहाँ पे मेन थ्योरीज को डिस्कस करने की कोशिश की है। सबसे पहली जो थ्योरी है उसका नाम है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी क्या कहती है कि ब्रह्मा जी के शरीर से उनके 4 कास्ट निकली, ठीक। मुंह से निकले ब्राह्मण, हाथ से निकले क्षत्रिय, जांघ से निकले वैश्य और पैर से निकले शूद्र। तो ये कहता है कि हाँ भाई कास्ट से वहां से ओरिजिन हुआ। फिर आपकी आती है रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है कि जब आर्यन ने इंडिया कंट्री पे इन्वेट किया था, आर्यन ने, और आर्यन ने कहाँ से आए थे ये इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट है, बट फिर भी आर्यन ने जब हमारी कंट्री पे इन्वेट किया तो उन्होंने देखा कि उनका जो आप देख सकते हैं कि उनकी फिजिकलिटी, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका कलर, उनकी नोज, सब कुछ काफी डिफरेंट था जो यहाँ के जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, इस सुपीरियरिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ तरीके के वो लगा दिए, डिवीजन लगा दिए, कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन लगा दिए, मतलब डिवीजन लगा दिया कि भाई देखो आप लोग क्या हो, आप हमसे सबऑर्डिनेट हो, आप लोअर हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे। उन्होंने अपने मैरिज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सोशल गैदरिंग पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पावर डिवीजन में भी उन्होंने काफी खेल किया कि भाई पावर में वही बने रहने चाहिए। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि रेशियल थ्योरी वहां से हमारा कास्ट जो है ओरिजिन हुआ। तो आर्यन ने उन्हें दस्यूज का टर्म दिया था, दस्यूज मतलब जो नॉन आर्यन से उन्होंने उसे क्या कहा था, दस्यूज। फिर आती है आपकी ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी क्या कहती है कि भाई प्रोफेशन यहाँ पे आपने कास्ट का ओरिजिन हुआ है, मतलब जो जो प्रोफेशन जो थे कास्ट के, उन्हीं प्रोफेशन के हिसाब से आपने क्या किया, कास्ट सिस्टम बना दिया। मतलब प्रोफेशन के हिसाब से मतलब ये कि आप जो काम कर रहे हैं वही कास्ट को आपका नाम दे दिया गया। बहुत इजी, आप समझ गए होंगे। फिर आपकी आती है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब आज की मॉडर्न थ्योरी आप इसे कह सकते हो कि लोगों का ये मानना है कि ये चालाकी की ब्राह्मण्स ने, मतलब अपर कास्ट ने सोचा कि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, तो उन्होंने क्या किया, पावर में बने रहने के लिए उन्होंने कास्ट सिस्टम ओरिजिन कर दिया। उन्होंने बता दिया हाँ भाई हम सुपीरियर हैं, बाकी सब लोअर हैं। उन्होंने किंग के साथ मिलकर, यानी कह सकते जिसके पास पावर थी उसके साथ मिलकर इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जिससे उनकी हायरार्की, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे आने वाले समय में। जो आप देख सकते हैं मोस्ट लॉजिकल लोग इसे लॉजिकल मानते भी हैं, और इसे भी लोग मानते हैं, इसे भी मानते हैं, इसे भी मानते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम किसको फॉलो करते हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है कि डिफरेंट थ्योरीज ओरिजिन को लेकर अभी कोई कॉमन कंसेंसस नहीं है कि भाई किस थ्योरी से सच में कास्ट का ओरिजिन हुआ है। तो आपको जो सही लगे वो आप कोट कर सकते हैं एग्जाम। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने जा रहा हूँ जिसे समझना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है और आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है कि कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम में क्या डिफरेंस है। और ऐसा ये भी माना जाता है कि लोग ये बिलीव करते हैं कि जो कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो हिंदू सिस्टम की वजह से ये डिराइव हुआ है, यानी हिंदू रिलीजन से इसका एक तरीके से ओरिजिन हुआ है। तो आप उसके लिए मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारा हिंदू सिस्टम जो जिस कास्ट की वो बात कर रहा था, जिस कास्ट सिस्टम की बात कर रहा था, पहली बात तो कास्ट सिस्टम और कास्ट की बात ही नहीं कर रहा है। मतलब आप हमारे किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में आप ये नहीं पा सकते हैं कि वहाँ पे कहीं जाति का जिक्र, कहीं पे कास्ट का जिक्र हो, वहाँ पे वर्ण की बात होती है। तो जब हिंदू स्क्रिप्चर्स में वर्ण की बात हो रही है तो फिर वहाँ पर ये कास्ट और कास्ट सिस्टम से किस तरीके से रिलेट किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो क्या डिफरेंस है कास्ट में, वर्ण में। हिंदू स्क्रिप्चर जैसे ऋग्वेद, आप मनुस्मृति, वहां देख सकते हैं कि वहां पे वर्ण सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है। जो डिवाइन थ्योरी कहती है कहीं ना कहीं वो वर्ण सिस्टम की बात करता है। मतलब ऋग्वेद और मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्ण निकले, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और आपके क्षत्रिय। आप ऑर्डर इसे अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब इसी तरीके से उनका प्रोफेशन था कि भाई जो ब्राह्मण हैं, जो मुख से निकले हैं, उनको पढ़ाने का काम है। जो आम से निकले हैं उनका काम जो है वो क्षत्रिय, मतलब उनको क्षत्रिय कहा गया, मतलब वो वॉरियर्स बनेंगे। और फिर जो आपकी तीसरी थी वो एब्डोमेन से जो निकले उनको कहा गया था वैश्य, यानी जो आपके ट्रेडर्स का काम करेंगे। और फिर आपके लास्ट में जो थे शूद्र, मतलब जो दूसरों की सेवा करेंगे, सर्व करेंगे, जो दूसरों के लिए काम करेंगे, उनको कहा गया था शूद्र। लेकिन वहां पर ये कहीं भी नहीं लिखा था कि ये एक तरीके से क्लोज सिस्टम है, ये एक ओपन सिस्टम था। क्लोज सिस्टम का मतलब ये था होता है कि अगर आप किसी एक वर्ण में जन्म ले लिए तो आप उसी वर्ण के रह जाएंगे, मतलब मरते दम तक आपको उसी वर्ण में रहना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर ये प्रोफेशन के हिसाब से था। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कास्ट और वर्ण सिस्टम में क्या डिफरेंस है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे बाई प्रोफेशन हम चूज करते हैं, वहां पर आप कास्ट से चूज करते हैं। खैर अभी हम ये डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस क्या हैं।
बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। अब इसी के साथ हम लोग डिफरेंस देखते हैं और मैं आपको वहां पे बताते भी चलूंगा कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या था। तो कास्ट जो है वो आपकी बाय बर्थ होती है, मतलब आपको बाय बर्थ ही आपको बता दिया जाता है कि आपका सोशल पोजीशन क्या होगा और मरते दम तक आप उसी कास्ट में रहेंगे, कोई मोबिलिटी वहां पर नहीं होती है। लेकिन वन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे चॉइस ऑफ प्रोफेशन है, मतलब आप प्रोफेशन के हिसाब से आपका वन डिसाइड होगा। सपोज करिए अगर आप किसी ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं लेकिन आपको टीचिंग नहीं करनी है और आप बाई प्रोफेशन क्या बनना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके पिता ब्राह्मण ही रहेंगे लेकिन आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे वैश्य, यानी आप ट्रेडर का काम करें तो इसलिए आप वैश्य हैं। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस क्या है कि जन्म के साथ साथ आपका जो वर्ण है वो डिसाइड नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए आने वाले समय में सोसाइटी ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया इस सिस्टम को, कास्ट सिस्टम में बदल दिया, जो बहुत ही एक तरीके से अजीब सिस्टम बन के रह गया है। फिर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे सब कैटेगराइजेशन है। यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन का मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि हम अगर एग्जांपल लें वेस्ट कास्ट का, तो आप वहां पर देखेंगे सब डिवाइजन है, मतलब आप सब कैटेगरी आप देख सकते हैं, तेली है, बनिया है, खंडेलवाल है। फिर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बनिया की, बनिया में और डिवीजन आप देख सकते हैं, जिंदल है, बिंदल है, फिर उसके बाद आप उसमें ओसवाल है। तो आप इस तरीके से डिवीजन देख सकते हैं। आप और किसी भी कास्ट के बारे में जानते हैं आप उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हैं सब कैटेगराइजेशन में। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ण सिस्टम में, यहाँ पे आप देखेंगे 4 ही कास्ट हैं, 4 ही हैं जो मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय, उसके बाद आपके वैश्य, फिर उसके बाद आपके आते हैं शूद्र। तो यही 4 है, इसके अलावा और कोई आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। फिर आप देखेंगे यहाँ पर रिजिड है, कास्ट जो होती है बहुत, कास्ट सिस्टम जो आपका रिजिड है और लेस मोबिलिटी है इसमें, और वर्ण सिस्टम में कोई रिजिडिटी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में एग्जांपल दे दिया था, रिजिडिटी और लेस मोबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप एक कास्ट में हैं तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करके अपनी कास्ट नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप वर्ण सिस्टम में क्या कर सकते हो, आप एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर और टॉप पोजीशन को अपनी चेंज कर सकते हो। और आप ध्यान यहाँ पर देखिए, हायरार्किकल ऑर्डर नहीं है, मतलब यहाँ पर सोसाइटी में किसी को बहुत बड़ा, किसी को छोटा, किसी को बेकार नहीं समझा जा रहा है, प्रोफेशन के हिसाब से चीजें चल रही हैं। यहाँ पर प्रॉपर एग्जांपल जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कास्ट सिस्टम का ये बेनिफिट गिनाने की कोशिश कर रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर है, तो उस तरह से आप खारिज कर सकते हो, उसे पूरे तरीके से गलत। फिर आप देखें रीजनल वेरिएशन है। रीजनल वेरिएशन का मतलब यहाँ पे है, वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करें कि नॉर्थ इंडिया में अगर कोई कास्ट है उसके सब कैटेगराइजेशन है, तो हो सकता है कि जो कास्ट यहाँ पे मिल रही है साउथ इंडिया में ना मिले, हो सकता है कि ईस्ट इंडिया में, या फिर आप देखें कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ना मिले। तो ये तरीके की रीजनल वेरिएबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट आप वर्ण सिस्टम में क्या पाएंगे कि पैन इंडिया कंसेप्ट है, मतलब जो 4 वर्ण है वो वहीं के वही रहेंगे, आप चाहे साउथ इंडिया में हो चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये थे बेसिक, जो मुझे लगता है कि आपको कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और लोगों के बार बार बोला भी जाता है कि हिंदू सोसाइटी, हिंदू रिलीजन से कास्ट सिस्टम निकला है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैंने आपको ये समझा पाया हूंगा कि जो हिंदू सोसाइटी में जो डिवीजन था, वर्ण सिस्टम था, वो कास्ट सिस्टम नहीं था। आप देखिए कि सोसाइटी ने इसे अपने हिसाब से मोल्ड किया है। आप पॉलिटिकल थ्योरी जो मैंने ओरिजिन के कास्ट में बताया था वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि किसी पर आप, हाँ इसमें आप दोष दे सकते हैं कि अपर कास्ट ने किस तरीके से इस सिस्टम को मॉडिफाई किया ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, वो पावर में बने रहें, एक तरीके से उन्होंने सबऑर्डिनेशन जो उनकी तरीके से उनके ऊपर जो अत्याचार करे लोअर कास्ट पे, वो जायज है। लेकिन आप कहीं भी नहीं देख सकते कि हिंदू स्क्रिप्चर में जो सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम से मेल खाता है। और B.R. अम्बेडकर जैसे लोग ये कहते आए हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने सच में कास्ट सिस्टम के लिए बहुत काम किया है और लोअर कास्ट के लिए काम किया है, बट उनका ये मानना था कि हिंदू स्क्रिप्चर्स की वजह से ये कास्ट सिस्टम है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तक बहुत स्कॉलर्स गलत कहते हैं। तो इससे सहमत होना नहीं सहमत होना ये आपके ऊपर है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लोगों का ये मानना है, स्कॉलर्स का ये मानना है, कई लोग इसमें मानते हैं कि जो आपका कास्ट का ओरिजिन है या जो कास्ट है ये सिर्फ आपको हिंदू रिलीजन में देखने को मिलती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और बहुत सारे स्कॉलर्स ये क्लेम करते हैं कि जो कास्ट की जो प्रैक्टिस है वो डिफरेंट रिलीजन में प्रैक्टिस की जाती है इन डिफरेंट फॉर्म, और वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो नॉन हिंदूज की जो आप रिलीजन देख सकते हैं, मुस्लिम्स में, इंडियन क्रिश्चियंस में और सिख्स में, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कास्ट डिवीजन है, कास्ट सिस्टम है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए कास्ट के, जो आप अपने एग्जांपल में आपने कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, कि डिफरेंट एग्जांपल आप दे सकते हैं डिफरेंट रिलीजन में कि वहाँ पर भी कास्ट है। इस तरीके से एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि आपने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है इस टॉपिक के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स में आप देखें तो अशरफ है, अजलफ है,
अर्जल है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इन केस अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है तो पार्डन मी, मुझे नहीं पता कि इन्हें कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट इन केस जो लिखा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, अशरफ, अजलफ और अर्जल। तो ये जो डिफरेंट कास्ट है मुस्लिम्स में भी देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ पे शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ होती है। ये जो है ये कास्ट है, ठीक है। तो शिया सुन्नी आप गलती से एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, गलत है वो। इंडियन क्रिश्चियंस में आप देखें, यहाँ पे मैंने इंडियन क्रिश्चियंस इसलिए लिखा है बिकॉज जो फॉरेन में जो क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है, जो क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं, वहाँ पर ये मे बी वहाँ पर ना हो, तो इसलिए बेसिकली बचने के लिए आप इंडियन वहाँ पे जरूर लिख दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमोन, और यहाँ पे आपको चरदास, फिर यहाँ पे आपके सुधीर। आप ये देख सकते हैं कि इनको इंडियन क्रिश्चियंस में ये चीज़ें क्यों है कि यहाँ पे इनके कन्वर्जन पे जो है, उनके कन्वर्जन के बेसिस पे इन कास्ट को डिफाइन किया गया। मतलब अगर कोई क्षत्रिय से क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हुआ है तो उसको शायद चरदास कहते हैं, जो शूद्र से सुधीर में कन्वर्ट हुआ है, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है, उसे सुधीर कहते हैं, जो ब्राह्मण से इसमें कन्वर्ट हुआ है क्रिश्चियंस में, उसे डेमोन कहते हैं। ये माना गया है, ये मुझे पता है, मे भी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, बट ऐसा होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे सिक्स में भी, इवन सिक्स में भी आपको कास्ट देखने को मिल जाएगी, जाट सिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, रामगढ़िया मिल जाएंगे, और आपको मजहबी भी मिल जाएंगे देखने को। तो आप ये एग्जांपल अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट है, वो इंडिया को यूनिकली एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन सोसाइटी का, बट आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिसेस जो है वो अदर कंट्रीज में भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप ये एक तरीके से अपने नोट्स में आप हेडिंग डाल लें कि कास्ट आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में और इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ कास्ट को फॉलो किया जाता है, कास्ट वाली प्रैक्टिस। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ कंट्रीज के नाम। अगर आप चाहें तो कंट्रीज के वहां पर जाके कास्ट के नाम ढूंढ सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, बट आई थिंक वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप कंट्रीज का नाम लिख दें, वही सफिशिएंट है। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे चाइना में भी कास्ट सिस्टम है, नेपाल में आपको मिल जाएगा, और अपना पाकिस्तान, ये तो अपना ही है मतलब। और उसके बाद फिर आप देखें नेपाल, पाकिस्तान, फिर आप श्रीलंका में भी है ये, श्रीलंका में भी ये है, और इवन यूरोप भी इससे बचा हुआ नहीं है। यूरोप जो बहुत मॉडर्न है, यूरोप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका अफ्रीका, तो बेसिकली अफ्रीका में भी कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जा सकता है। ये इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी, यहाँ इंडोनेशिया में भी किया जाता है, तो आप इंडोनेशिया भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था पूरा कास्ट का पूरा टॉपिक जो मैंने यहाँ पे बेसिकली कवर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से कास्ट का इरेडिकेशन हो रहा है, मतलब क्या मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में आज भी कास्ट एग्जिस्ट करती है, और अगर कम हुई है, डाइल्यूट हुई है, तो उसके क्या रीजंस हैं, किस तरीके से हम कास्ट सिस्टम को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या कास्ट सिस्टम जो है वो अब मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में हट चुका है, या क्या अभी भी वो इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल करता है, और किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसने आप कह सकते हैं कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा डाइल्यूट किया है या कम किया है, और इसकी प्रैक्टिसेस अब हमें कम देखने को मिलती हैं। पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आप कह सकते हैं नई वैल्यूज इमर्ज हुई इंडियन सोसाइटी में, इक्वालिटी की बात हुई, जस्टिस की बात हुई, ह्यूमन राइट्स की बात हुई। वहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने को मिले, जहाँ पर हम आप देख सकते हैं एंटी अनटचेबिलिटी, मतलब आप जो है लॉज आए हैं वहाँ पर, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन मिल जाएंगे जो आप यहाँ पर आप इजीली कोट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत मदद की है इस सिस्टम को डाइल्यूट करने के लिए। फिर आपके आते हैं वेरियस लॉज। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं SC एंड ST एट्रोसिटी एक्ट और एंटी अनटचेबिलिटी जो मैंने आपको बताया अभी, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से डिटरेंस पैदा हुआ है कि अगर कोई इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है तो उनको इस बात का डर रहे, खौफ रहे। फिर आप देखें कि गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन करती है, और रिजर्वेशन पॉलिसी है। फिर आपकी स्कॉलरशिप्स भी हैं, स्कॉलरशिप भी दी जाती है वहाँ पर आपके जो लोअर कास्ट के बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन भी देखने को मिल जाता है। फिर आप देखेंगे मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ये हमारे माइंड में, हमारे जो न्यू इमर्जिंग यूथ इंडिया है उसके माइंड में एक ये बात डाली जा रही है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। फिर आपको वहाँ पे एक नए थॉट मिलते हैं, वेस्टर्नाइजेशन वाले जो थॉट्स हैं वो सारे मॉडर्न कल्चर, लिबरल सोसाइटी, जो भी आप देख सकते हैं, जो आप बातें सोच सकते हैं अपने दिमाग में, मॉडर्न एजुकेशन में आप कोट कर सकते हैं। बिकॉज मॉडर्न एजुकेशन जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करती है, रैशनैलिटी को प्रमोट करती है। तो जाहिर सी बात है जो आज की जनरेशन है वो इन सब प्रैक्टिस पे क्वेश्चन रेज करती है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस को डाइल्यूट करें थ्रू मॉडर्न एजुकेशन। मेरे हिसाब से बेस्ट वेपन है किसी भी इविल प्रैक्टिस को डाइल्यूट करने के लिए या खत्म करने के लिए।
फिर आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आया है, बिकॉज अब आप एक तरीके से जो कास्ट में जो डिवीजन होता था लेबर का, आप उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। जो कास्ट में अनटचेबिलिटी फॉलो होती थी वो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। जो रोटी व्यवहार था, जो बेटी व्यवहार था, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उस चीज को डाइल्यूट किया। फिर आप देखें डेमोक्रेसी आने से क्या हुआ कि सबको बराबर का हक मिल गया। मतलब यहाँ पे हर एक व्यक्ति की एक अपनी आवाज का एक महत्व है। अगर आप देखें तो पहले हुआ करता था कि सिर्फ अमीर लोग या पढ़े लिखे लोग ही वोट डाल सकते हैं, बट आप देखें कि हर आदमी वोट डाल सकता है और हर आदमी की एक आदमी की एक ही वोट की कीमत है। मतलब वैल्यू और उनके वोट शेयर को कम कर दिया गया, सेम कर दिया गया है। इस तरीके से डेमोक्रेसी ने भी हेल्प की है कि कास्ट सिस्टम जो भी इनइक्वालिटी लाती है, इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। फिर आप देखें एंटी कास्ट मूवमेंट, बहुत सारे एंटी कास्ट मूवमेंट होते हैं आजकल। देखिए कि बहुत सारे एक तरीके से पॉलिटिकल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप भी बन चुके हैं। आप उन पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में बीएसपी आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी। आप और भी एग्जाम्पल देखकर यहाँ पर कोट कर सकते हैं। भीम आर्मी है जैसे, जो कि आप देखिए कि कास्ट मूवमेंट चलाती है, मतलब जो भी उनका शोषण हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाती है और एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती है। बिकॉज जब आप एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी बात ऊपर तक जाती है, तो आपके लॉज, आपकी बात सुनी जाती है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरीके से अपलिफ्ट महसूस करते हो कि हाँ, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पर कोई कर रहा है। फिर आप यहाँ पर देखें वेस्टर्नाइजेशन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा वेस्टर्नाइजेशन कह लें, ग्लोबलाइजेशन कह लें, बहुत इंपैक्ट डालता है। बिकॉज आप देखिए इंडियन सोसाइटी जो आज से 60 या 50 साल पहले थी वो अब बिल्कुल नहीं है। हमारे आप देख सकते हैं रैपिड चेंजेस हमारे सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी फूड प्रैक्टिस थी, हमारे जो क्लोथ प्रैक्टिसेस थी, जो क्लोथ का कल्चर था, बहुत सारे ऐसे त्यौहार, फंक्शन, फेस्टिवल्स जो हम पहले इंडिया में नहीं होते थे, आज हम उसे वेस्टर्न से कॉपी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद हम मॉडर्न वैल्यूज को भी वहां से कॉपी कर रहे हैं और इसे डाइल्यूट कर रहे हैं। फिर भी मेरा ये मानना है, और आप सब भी ये बात को मानते होंगे कि हाँ, कास्ट सिस्टम वीक जरूर हुई है, बट आज भी उसने अपना रेलिवेंस नहीं खोया है। आप इस तरीके से कंक्लूजन दे सकते हैं और यही मेरी वीडियो का भी कंक्लूजन है। ये एक अच्छा कंक्लूजन माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि आपने एक बैलेंस अप्रोच रखी है कि हाँ, आप ये भी नहीं करें कि कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है और ना आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अब आप एक दो एग्जांपल और पॉइंट के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि हाँ, कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हुई, वो किस वजह से, वो आपने बता दिया। अब किस वजह से वो आज भी प्रिवेल करती है, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे मैरिजेस, आज भी आप देखें कि जो एंडोगैमी की प्रैक्टिस है वो चल रही है, यानी एक ही कास्ट में मैरिज होना। यानी आप कई बार अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पे कहा जाता है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये माना जाता है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज को हम प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है पक्का डाइल्यूट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब ये है कि आप डिफरेंट कास्ट में भी मैरिज करने की शुरुआत करें और बहुत सारी प्रैक्टिस देखें। लेकिन आप देखें कि इंडियन सोसाइटी में आज भी ये बात माना जाता है और बहुत सारे सर्वेज ये कहते हैं, रिपोर्ट्स हैं, आप सर्वेज को कोट कर सकते हैं कि 90% आज भी, अराउंड 90 to 95% आज भी जो मैरिजेस हैं वो इंडोगैमस मैरिजेस हैं, मतलब सेम कास्ट में मैरिजेस होती हैं। फिर आप देखें पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स तो देख ही सकते हैं, पॉलिटिकल बेस्ड पार्टी, जैसा मैंने एग्जांपल दिया बीएसपी। और फिर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल टिकट्स, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो टिकट दिए जाते हैं वो भी ये देखा जाता है कि वहाँ पे कि किस कास्ट का डोमिनेंस है, उस कास्ट को देखते हुए उन लोग वहाँ पर अपना एक टिकट देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये बहुत तरीके से इंडियन एक्सेंट में फॉलो किया जाता है, बट हाँ, आप देखेंगे कि आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी रिसेंटली सिनेरियो में भी आपको ये मिल सकते हैं। तो आप ये एग्जांपल जरूर कोट कर सकते हैं। फिर आप देखें हाउसिंग की जो पॉलिसी है, मतलब आप देखें सोसाइटी, कई ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस होता है कि हाँ, इस कास्ट के, इस रिलीजन के लोगों को नहीं लिया जाएगा। या फिर रेंट देते वक्त आप लोग ये पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि भाई इनकी कास्ट क्या है, ये नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है। मतलब बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम जो भी तरीके से माना जाता है, और ये माना जाता है कि अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, जो लोअर कास्ट होते हैं वो मतलब नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन और एक सोशल डिवीजन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप देखें एजुकेशन में आज भी आप कहीं चले जाएंगे इंडिया के दूर दराज गाँव में, रूरल विलेज में, आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब आज भी वो कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, बच्चों को नीचे बिठाया जाता है, हाँ, कि आपको जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो उनसे दूर रहें। मतलब इस तरीके के आपको डिस्क्रिमिनेशन मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को सही कर रहे हैं तो अगर आप उसे रिजर्वेशन के थ्रू सही कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। मतलब आपके माइंड में आपको पता है कि सच में हम लोग पिछड़े, इसलिए हमें रिजर्वेशन की जरूरत है। मे बी एक लॉजिकल पॉइंट ना हो, बट ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जरूरी है आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस की जाए। फिर मीडिया में आजकल जो रिपोर्टिंग होती है, आप देखें कि
हम कब ये चीज़ भूलेंगे कि भाई जो इंसान की मौत होती है, किसी भी इंसान जो क्राइम करता है, उसका कोई कास्ट, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे अगर किसी के साथ कोई क्राइम हुआ, कोई घटना हुई, तो वहाँ पे लिखा जाएगा दलित वुमेन, दलित स्टूडेंट, अपर कास्ट, हिंदू ग्रुप, ये वो, इस रिलीजन, वो रिलीजन। तो आप इस तरीके की जब आप मार्केटिंग करते हैं और इस तरीके का आप आर्टिकल और इस तरीके का मीडिया कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे अपनी जनता को, तो जाहिर सी बात है कि वो कास्ट सिस्टम कभी खत्म नहीं होने वाला। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और मैं आप सबको एक जाते जाते एक लास्ट कोट के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। अपने एग्जाम में भी आप ये कोट कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जाति कभी नहीं जाती। JATIKABHINAHI नहीं जाती, JATI। तो जाति कभी नहीं जाती दोस्तों। फॉर माई इट्स लाइक मजाक है ये, बट अगर हम इस तरीके की प्रैक्टिसों को फॉलो करते रहेंगे, जाहिर सी बात है कि हमें खुद में ये बदलाव लाने पड़ेंगे। आज भी आप देखेंगे कि हमारे घरों में प्रैक्टिस की जाती है कि कांच के बर्तन निकाले जाते हैं। जब हमारे घर में कोई और आए तो लोअर कास्ट के पीपल को पिलाने के लिए नए कांच के गिलास निकाले जा सकते हैं। आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं कि क्या आपके घर में भी ये चीज़ें हैं, और उम्मीद करते हैं कि मैं नई वीडियो के साथ जल्दी आप सबके सामने आऊँगा। और हाँ, जाने से पहले भाई आप सब लोग से कहना है यार, भाई आप लोग वीडियो देख लेते हो यार, सब्सक्राइब तक नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।